नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, एक होता है इकोनॉमी और एक होता है इकोनॉमिक्स, ठीक दोस्तों? दोनों में अंतर होता है, दोनों में क्या अंतर होता है ये हम बताएँगे आपको। डिफ़रेंस देखिए छोटा-सा होता है, छोटा-सा डिफ़रेंस ये होता है कि जो इकोनॉमी होती है वो किसी देश की होती है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी, तो मतलब ह हर देश की इकोनॉमी होती है दोस्तों। जबकि इकोनॉमिक्स क्या होता है तो उसमें सिद्धांत दिए होते हैं। जैसे पॉलिटिक्स और पॉलिटी वैसे ही होता है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। ठीक दोस्तों? तो थोड़ा-सा अंतर है, मतलब ये अप्लाइड रूप है उसका, यानी व्यावहारिक रूप है। जैसे हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसका अप्लाई जो उसे करते हैं वो कहाँ करते हैं तो इकोनॉमी में करते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ के वहाँ हम सिद्धांत पढ़ते हैं, जैसे कीन्स का सिद्धांत है, इस तरह जो है कीन्स के है, एडम स्मिथ के हैं, तो इनके सबके सिद्धांत पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में और उन्हें अप्लाई हम कहाँ करते हैं, तो इकोनॉमी में करते हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, समझ में आया कि नहीं? तो अर्थव्यवस्था किसी देश की होती है दोस्तों और जबकि इकोनॉमिक्स जो होती है यानी अर्थशास्त्र होता है, वो सारे विश्व में लागू होता है वही चीज़ें, समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, छोटी-सी है, ऐसे समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। और देखिए दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग ज़रूर देखिए जीएस पॉइंटर की प्लेलिस्ट। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री करा दी है आपकी, मॉडर्न करा दी है, मिडीवल करा दी है, तीनों ये आपकी हो गई है। फिर वो इंडियन ज्योग्राफी कराई, वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई, 2 ये हो गई है। उसके बाद फिर यूपी स्पेशल मैंने कराया है, पॉलिटी मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक? तो शुरुआत करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय से। पहला टॉपिक क्या है हमारा? राष्ट्रीय आय है दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग और थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक दोस्तों? देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक घाटा को मापा जाता है, तो राजकोषीय घाटा व ब्याज भुगतान से। अगला है भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2011-12 है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, ठीक दोस्तों? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन दिया है भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों? तो ये है दस सेवा जो है क्षेत्र है, हमारा ये तृतीय सेक्टर है दोस्तों। अगला दिया है यूएनडीपी यानी यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणी की पहचान की है। यह श्रेणी है तो आय निर्धनता है और मानव निर्धनता है, ठीक दोस्तों? अगला क्वेश्चन दिया है भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत है सीमा शुल्क। अगला है केंद्रीय सरकार की पूंजी बजट प्राप्तियों का अवयव नहीं है तो कर प्राप्तियां नहीं है, ठीक दोस्तों? देखिए कर प्राप्तियाँ क्या है? केंद्रीय सरकार की पूंजी बजट प्राप्तियों का अवयव नहीं है। याद रखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएँगे। अगला दिया है आर्थिक क्रिया नहीं है, तो स्वैच्छिक समाज सेवा, ये आर्थिक क्रिया नहीं है। दोस्तों देखिए मैं सारी चीज़ें डिटेल में अगर बताने लगा ना, तो ये वीडियो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। मैं सब्जेक्ट भी जल्दी कंप्लीट ही नहीं कर सकता हूँ। यूपी स्पेशल आपने देखा होगा लगभग 1100 क्वेश्चन मैंने 53-54 मिनट में कराए। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा कुछ बताना नहीं था, इसीलिए थोड़ा स्पीड में हो गया दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप बार-बार पढ़ें, प्रैक्टिस कहीं भी पढ़े होंगे दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े। मेरा काम है प्रैक्टिस कराना, तो मैं वही प्रैक्टिस कराता हूँ आपकी डेली। तो ये सारी चीज़ें हैं ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन वर्ष 1998 और 99 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षित वार्षिक दर कितनी थी? 6.5% थी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, पीसीएस में अगर, तो हर एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक? अगला है नवम पंचवर्षीय योजना यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी? तो 7% थी दोस्तों। अगला दिया भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर 1995-96 में कितनी थी? तो 7.5%। दोस्तों देखिए बच्चा कितना याद करे यार। देखिए 98, 99 की पूछ रहे हैं, उसके बाद फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना पूछ रहे हैं, फिर जो है 95, 96 की पूछ रहे हैं ना, तो सोच के देखिए कितना याद करे कोई। तो लेकिन अब क्या ही करें, थोड़ा बहुत माइंड में रहेगा तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं। भारत में वर्ष 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कितनी थी? तो 6.7% थी। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार वर्ष 2005 में भारत की समृद्धि दर होगी तो 6.9% होगी, ठीक? एशियाई विकास रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 5.1% थी। ज़रूरी नहीं है ये याद करना, ठीक? पुराना हो गया है। 2005-6 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई तो कितनी हुई? तो 8.4% हुई दोस्तों। जनवरी 2020 नहीं, इम्पोर्टेंट ही नहीं है। हम जितना पुराना डाटा है उसे भूलते चले जाएँगे इसमें, ठीक? यही पॉजिटिव बात है दोस्तों। जून 2014 में उपलब्ध, तो ये देखिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, 14 का क्वेश्चन है, ठीक? पूछेगा नहीं, इसलिए मैं काटता चल रहा हूँ, ये आज ही हम कंप्लीट कर देंगे इंडियन इकोनॉमी। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी सारी बताएँगे, जो चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट होंगी उसे मैं काट दूँगा,
ठीक, तो ये मैराथन ही है, समझ लीजिए। यहाँ लिखा है भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय 2004-5 में सबसे कम थी, तो बिहार में दोस्तों कम थी और आज भी बिहार में कम है। ठीक, 2022-23 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की है दोस्तों, लगभग 5 लाख रुपए जो है एक व्यक्ति की है, जबकि न्यूनतम आय बिहार की ही है 47,000 के आसपास। तो ये आज भी मतलब कारगर है, तो याद कर लेंगे। अगला दिया प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा की है, सबसे कम है तो बिहार की है। अगला है भारत सरकार द्वारा मार्च 2011 में प्रस्तावित विज्ञापित के अनुसार, यहाँ मतलब गोवा की ही सबसे ज्यादा आय है दोस्तों। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है, तो प्रति व्यक्ति उत्पाद दोस्तों। अगला दिया है हिंदू समृद्धि दर का संबंध है, तो यह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। अगला भारत में हिंदू समृद्धि दर संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय से। दोनों को क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लिखा है, क्या लिखा है कि इस समय 2015 से भारत की आय के अनुमान है, तो आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12 है दोस्तों, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो है अधिकतम दर कितनी है, तो 1996-97 है। अगला इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग दोस्तों कितना है, 16% के आसपास है 2018-19। अगला है 2006-7 में भारत की जीडीपी में उद्योग का अंश था, तो कितना था, तो 25 से 30% के बीच था। ठीक दोस्तों, 2006-7 पूछा है, लेकिन देखिए यहाँ 18-19 दिया है, पेपर पूछा है 2006 का है, तो 18-19 का याद रखेंगे जो डाटा दिया है, बाकी भूल जाइए आप। अगला दिया है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और समृद्धि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो लगभग 15% है दोस्तों। अगला दिया है 2006-7 में भारत में बचत अनुमान है, तो जीडीपी के 32% के ऊपर है, और यहाँ कितना है, तो 30% है 2018-19। देखिए दोस्तों, हमें 18-19 का याद रखना है, बस ये नहीं याद रखना, ठीक। अगला दिया है भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात है लगभग, तो कितना 10% है। अगला है कि भारत में बजट सर्वाधिक योगदान है, तो घरेलू क्षेत्र बचत का सर्वाधिक योगदान है, तो घरेलू क्षेत्र में सर्वाधिक बचत होता है। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, मेरा पेन खराब हो गया है, तो मुझे हाथ से थोड़ा करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। पेन आज लूंगा ना जाके। भारत में राष्ट्रीय और राज्य क्षेत्र पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी कौन सी है, तो योजना आयोग है, वर्तमान नीति आयोग नोडल एजेंसी है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों की समाप्ति करने की अनुशंसा की है, तो केलकर कमेटी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया है दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र हिस्सा है, तो पहले बढ़ा फिर कम हुआ। ठीक, तो सही बात है, पहले अधिक था कृषि का क्षेत्र, मतलब अब जो है दोस्तों कम हो रहा धीरे धीरे ना। अगला है मार्केट कैप का परिमाण उसके जीडीपी से अधिक है, तो यूएसए की। अगला दिया है जीएनपी, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है, तो कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। अगला है राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया जाता है, तो मुद्रा पूर्ति। अगला यदि एक दी हुई समावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए, तो वास्तविक आय क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय व जीडीपी के प्रति व्यक्ति के रूप में थी, तो ये कब थी, 2009-10 की हमें नहीं याद करना है, 2022-21 22-23 की याद रखना। 2.1% जो है जीडीपी का हम खर्च कर रहे हैं किस पे, स्वास्थ्य पर दोस्तों, कम है हमारे देश में। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेजुएटी भुगतान का अधिकतम सीमा है, तो 10 लाख है, वर्तमान में कितनी है, तो 20 लाख है दोस्तों। अगला है साधन लागत, यानी फैक्टर कॉस्ट पर स्थिर कीमतों पर जीडीपी की समृद्धि दर सर्वाधिक, तो 2006-7 में सबसे अधिक थी। अगला क्वेश्चन है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है, तो 2006-7 में। अगला आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है, पते का प्रमाण। अगला है राजस्व व राजनीति घाटा, देखते हैं, रेवेन्यू एंड फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। दिखा देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट में राजकोषीय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 6.4%। याद नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाओ आप। अगला है 2021-22 में जो है बात की गई है भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, मजबूत जो है वृद्धि, वित्तीय समकरण, एकत्रीकरण, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार। लिखा वह वक्र जो कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है, वो लैफर वक्र है। ठीक,
अगला दिया है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही उद्देश्य हैं तो राजकोषीय नीति के हैं। अगला है कि संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्राय कौन सी है तो राज्यों का अनुदान है। अगला दिया है कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है जीएसटी है, कई बार पूछ लिया है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड संबंधित है तो आयकर से। ठीक। अगला दिया है जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा। अगला है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है तो पूर्ण रोजगार। अगला दिया है कि केंद्र सरकार ने बजट में चालू खातों में व्यय का सबसे बड़ा मद है तो ब्याज भुगतान। अगला है वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम या आउटकम बजट का विचार लागू किया है। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व होगा तो वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का संयुक्त रूप से। अगला संघ बजट 2010-11 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है सकल घरेलू उत्पाद के 2.0% से कम। संघ बजट 2020 व 21 में 0.4%। भारत में सकल घरेलू बचतों का सर्वाधिक हिस्सा है तो भौतिक परिसंपत्तियों का। अगला है लेखानुदान संघ सरकार को अनुमानित प्रदान करता है तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। अगला है भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई है तो कौन बीपी सिंह द्वारा। मुद्रास्फीति की दरें निर्धारित मतलब मुद्रास्फीति की दरें जो है आधारित होती है तो थोक मूल्य सूचकांक पर। अगला दिया भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की गई है तो केलकर समिति ने की है। अगला है भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता है तो मार्ग कर या टोल टैक्स। मोडवेट संबंधित है तो मूल्य वर्धित कर या वैट से। भारत में पहली बार बे कर लगाने का सुझाव दिया था कॉल्डर ने। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो कभी बदलेंगे नहीं, ये सेम टू सेम रहेंगे और हमेशा पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं पूछा जाएगा, हमेशा पूछे जाएंगे तो इन्हें याद रखना पड़ेगा। लिखा हुआ कर जो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है कि तो संघ व राज्यों में बांटा जाता है तो कृषि आय के अतिरिक्त अन्य कर पर। ठीक, अन्य पर कर। अगला दिया केरकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटा दिया तो 30% करने का सुझाव दिया है। अगला है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है तो जीएसटी है 2019-20। भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं, एक है जीएसटी 18%, एक है निगम कर 18% और एक आयकर है 17%। ठीक दोस्तों। अगला दिया है खरीदारी के लिए प्रत्यक्ष रूप से। देखिए दोस्तों जीएसटी जो है सब बच्चे देते हैं, हम भी देते हैं, आप भी देते हैं, कमाओ या ना कमाओ बेरोजगार है उसके बाद भी हम टैक्स देते हैं, समझ आए कि नहीं। जो भी सामान हम खरीदते हैं उसमें देखो जीएसटी लिखा रहता है, हर चीज में जीएसटी लगी हुई, बिस्कुट से लेकर कंफर्ट टॉफी चाहे जो हो, मोबाइल हो, हर चीज में जीएसटी है दोस्तों। हम पढ़ाई करते हैं उसमें भी जीएसटी है। तो सोच लीजिए हम जीएसटी नहीं देते, देते हैं दोस्तों, कर हम भी देते हैं। लेकिन राजनेता सब अपना बैंक बैलेंस करते हैं, वो हमारे नेता अपना बढ़ा रहे हैं, बस अपना मतलब उनका जो है उनके घर बढ़ रहे हैं, एक से फ्लैट 2 3 4 हवाई जहाज से अपना चलेंगे, जमीन में पैर नहीं रखेंगे। हम लोग दर दर की ठोकरें खाएं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना अपने बच्चों का बस यही है कि अपना फ्यूचर देखते हैं। जब वोट मांगने आते हैं तो दुनिया भर की बातें बताएंगे, लेकिन जो है सिर्फ अपना फायदा। ठीक, तो ये सारी चीजें होती हैं, राजनेताओं पर भरोसा नहीं करने का, मैं तो नहीं करता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ लिखा अप्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें दोस्तों बिक्री कर। दोस्तों जब हम टैक्स देते हैं तो पैसा क्या होता है, आज देखो 20 जो है पटरी 20 बोगी जो है ट्रेन से जो है उतर गई है, मतलब पटरी से ट्रेन उतर गई है 20 बोगी। सोच लीजिए कि 20 बोगी जो है पटरी से उतर गई है, तो मतलब ये तो कहो चलो पता चल रहा कि कोई मतलब किसी की डेथ नहीं हुई, अच्छी बात है दोस्तों। और वो ट्रेन उतरी है साबरमती जिससे मैं बनारस से आ रहा था अपने यहाँ, तो बनारस से मैं अभी आया हूँ, ज्यादा दिन है वो 5 6 दिन पहले आया हूँ। सोच लीजिए मतलब, तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब क्या ही कहें यार। और हमको लगता है बहुत सारे हादसे हो गए हैं 1 महीने में, कम से कम 12 से 15 हो गए हैं। चलो जो भी है दोस्तों, क्या ही किया जाए यार, हर तरह से तो समस्याएं हैं, ना महिलाओं की आज़ादी है ना कुछ है, सारी समस्याएं हैं ना। अगला केंद्र सरकार नहीं लगाती है तो मनोरंजन कर या राज्य कर। अप्रत्यक्ष कर तो बता ही दिया बिक्री कर है। अगला प्रत्यक्ष कर है तो आयकर है दोस्तों। अगला वैट लगाया जाता है तो उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। अगला दिए वर्ष 2009-10 में संघ सरकार के कर आय का सर्वप्रमुख साधन रहा है तो निगम कर या कारपोरेशन टैक्स। वर्तमान में जीएसटी 33% दोस्तों। आगे बढ़ जाए। अगला है 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम होगी तो 32%। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 14वें जो है वित्त आयोग है, 42% हिस्सेदारी किसकी होगी तो राज्य की होगी।
ठीक। उसके बाद अगर हम मानते हैं तो कितना बचा फिर 42 के बाद 58% बचा ना, तो 58% केंद्र को मिलेगा और 42% राज्य को मिलेगा। जितना मतलब टैक्स इकट्ठा होगा उसका। अगला है भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है तो राज्य सरकारों द्वारा। वर्ष 2009-10 में संघ सरकार के कर आय का सर्वप्रमुख साधन है तो निगम कर है। यह जीएसटी निगम कर 2000 राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता तो निगम कर राज्य सरकार नहीं लगाती, केंद्र सरकार लगाती है। आयकर छूट नहीं है तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पर सेनवैट क्या है? सेनवैट का संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। अगला केंद्र को वर्ष 2007-8 में सर्वाधिक आय प्राप्त हुई तो निगम कर से, वर्तमान जीएसटी से प्राप्त हो गई। देखिए पहले जीएसटी नहीं था तो निगम कर से प्राप्त होता था, लेकिन फिर जीएसटी आया तो जीएसटी और निगम कर बराबर हो गया, और लेकिन अब जीएसटी सबसे आगे निकल गया है। ठीक। अगला है निगम क्षेत्र की आय किससे संबंधित नहीं तो सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर। केंद्रीय संघीय सरकार के लिए होती है तो सीमा शुल्क निगम कर। आगम का सबसे बड़ा स्रोत है तो जीएसटी है। अगला दिया है एक कर समूह जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटा जाता है, वो है उत्पाद कर, आय पर उपकर, तटकर। प्राथमिक मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सर्वाधिक अनुपात है तो राजकोषीय घाटा का। प्रत्यक्ष कर है तो संपदा कर है। अगला है वह कर जो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है, केंद्र संघ और राज्यों में बांटा जाता है, तो ये कौन सा है? केंद्र आय के अतिरिक्त मतलब कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। अगला वर्ष 2013-14 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत क्या है तो सामूहिक कर है। वर्तमान में तो जीएसटी है दोस्तों, कुछ भी पूछे सबसे बड़ा कर कहाँ से प्राप्त होता है? जीएसटी बताना है। ठीक। अब मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा जीएसटी वाला। अगला स्मार्ट सिटी मिशन में जल तथा मलजल यानी सीवरेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह है संपत्ति कर। अगला स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया। इस उपकर की दर क्या थी तो 0.50% यानी कर के ऊपर भी कर लगाया दोस्तों। ठीक। किसके लिए? तो भारत स्वच्छ भारत के लिए। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक। बस हाँ मानता हूँ कुछ सिटी है जो थोड़ा मतलब पहले से बेटर हुई, चाहे प्रयागराज हो दोस्तों। पहले जब मतलब 2017-18 या 19 में जाओगे 20 में तो आपको इतनी अच्छी ना दिखती होगी, लेकिन अब जाओगे तो बढ़िया दिखती है, मतलब साफ सुथरा है, ऐसा नहीं है। तो मतलब कुछ है सिटी, लेकिन हर जगह दोस्तों नहीं है। लेकिन चलो ठीक है। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटे। हाल ही में वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद है तो ब्याज की अदायगी है। अगला है भारत में संघीय बजटों में सबसे अधिक रकम होती है तो ये होती आगम व्यय यानी रेवेन्यू। अगला आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है तो सीमा कर के नाम से। अगला भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है राजकोषीय घाटा। वर्ष 2000 और 2001 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया है तो 5.1% और 2022-23 में 6.4%। अगला है 1995-96 में केंद्र सरकार की आगम आय में तट कर तथा उत्पाद कर का योगदान है तो 42% दोस्तों। वर्ष 1996-97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5%। अगला दिया संघीय बजट 2011-12 में सर्वाधिक धन का आवंटन है तो ऊर्जा पर है। अगला है 13 फरवरी 2014 को लगातार छठी बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया जम्मू तथा कश्मीर में। अगला समयावधि 2008 व 10 के मध्य केंद्र सरकार के चालू खातों में से व्यय का सबसे बड़ा मद है तो ब्याज भुगतान। अगला है कि संघ बजट 2010-11 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है तो जीडीपी का 5.5%। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा तो सकल प्राथमिक घाटा। अगला है 12वें वित्त कमीशन की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009-10 तक केंद्र एवं राज्यों का राजस्व घाटा होना चाहिए तो 0%। अगला राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा। ठीक है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा, बिल्कुल सही। अगला राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में पारित किया गया है 2003 में दोस्तों पारित किया गया। हाल ही में वर्षों में संघीय सरकार के बजटों में व्यय का सबसे बड़ा मद है तो ब्याज की अदायगी है। लिखा है संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती तो घरेलू उधारों से। लिखा है भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाने का प्राप्त होता है, मतलब ब्याज भुगतान घटाने पर राजकोषीय घाटे से तो ये प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक जो है योगदान है तो राजकोषीय घाटा का। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लिखा है संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों के अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई
की सीमा बढ़ाकर कर दी गई है, तो ये वर्तमान में 74% है, वर्तमान याद रखिए बस। अगला है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई.वी. रेड्डी और 15वें के कौन, एन.के. सिंह हैं। 12वें वित्त आयोग के जो है 12वें वित्त आयोग जो था उसमें जो है राज्य व केंद्र सरकारों के बीच जो बंटवारा का हिस्सा था 30% था, 14वें में 42% हो गया। ठीक दोस्तों, अगला दिया है वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है तो तट कर, भाई तट कर क्यों बांटेगी, तट तो केंद्र सरकार का है ना। अगला है वित्त आयोग का मुख्य कार्य है तो करों का राज्य व केंद्र बंटवारा करना। अगला भारत के 13वें वित्त आयोग के केंद्रीय करों के सृजित आय के राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करते समय सर्वाधिक भार था तो जनसंख्या पर 50% था दोस्तों। वित्त आयोग का गठन तो 5 वर्ष के लिए होता है, आर्टिकल 280 है। अगला 13वें वित्त आयोग की समावधि कितनी थी, तो भाई 5 वर्ष का होता है तो 10 से 15 था। अगला 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व में बांटने की संस्तुति की गई है तो 32% और 14वां में 42%। देखिए कितनी बार आया, कम से कम 3 बार तो हम देख ही चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है यानी याद रखना पड़ेगा। देखिए वित्त आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित की केंद्र व राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2014-15 होना चाहिए 76% दोस्तों, जो कि 2018-19 में कितना था, ये 68% था। अगला है 12वें वित्त आयोग में हिस्सेदारी कितना, तो वही है, रिपीट हो रहा है दोस्तों। ठीक, ये अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना पूछेगा। केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा वित्त आयोग। अगला दिया है, यहाँ देखिए केंद्र सरकार व राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना, आर्टिकल कौन सा है, 268 से 281 के अंतर्गत लिखा है। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर बांटते हैं। इस युक्त का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि वह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होगी तो मुद्रास्फीति होगी। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व है तो वित्त मंत्रालय का। अगला है सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सहायिका जो है का मान सबसे अधिक रहा है तो 2007-8 में, वर्तमान में दोस्तों 8.5%। अगला वर्ष 2009-10 में सेवाएं जो सेवा कर के दायरे में रही हैं जनसंख्या 114। अगला है आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्वप्रमुख मद है तो ब्याज भुगतान है दोस्तों। अगला 13वें वित्त आयोग द्वारा यह प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद, दोस्तों इसमें क्या हम ट्रिक नहीं बना सकते, कोई ना, याद नहीं करना, ये 14-15 का है, नहीं याद करना। ठीक, देखिए दोस्तों ट्रिक इसमें बना नहीं सकते ज़्यादा, जहाँ बनाएंगे अभी देखना पंचवर्षीय योजना में बना दूंगा, तो जहाँ मतलब इंपॉर्टेंट है वहाँ बन सकती है। अब हर जगह हम ट्रिक अगर घुसेड़ते रहेंगे बिना मतलब के, क्योंकि ये डाटा है दोस्तों, डाटा में क्या ट्रिक बताएं, आप खुद ही बताएं, हर सेकंड चेंज हो जाएगा ना। जो नहीं चेंज होता जैसे जनसंख्या, तो उसमें तो कोई चलो ट्रिक बन जाती है, लेकिन जहाँ चेंज ही होता रहता है वहाँ क्या ट्रिक बनाएं, पता लगा आज ट्रिक बनी कल चेंज हो जाएगी तो कोई फायदा ही नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र की बचतें दोस्तों जरूरत नहीं है। ठीक, अगला है प्राप्तियां, तो ये देखिए वर्तमान में तो जीएसटी है ना, तो इससे हमें क्या लेना देना। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिशत व संसद में प्रस्तुत की जाती है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। आलू खाते बता रहा हूँ, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को घोषित किया गया है तो 1994 से। अगला दिया है जिला साख योजना बनाई जाती है तो लीड बैंक के अंतर्गत। अगला है उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा। अगला है सेवा कर क्या है तो प्रत्यक्ष कर है। सट्टे द्वारा पूंजी पलायन को रोकने हेतु टैक्स पर्याप्त है तो टोबिन टैक्स दोस्तों। लिखा हुआ कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं तथा केंद्र और राज्यों में बांटे नहीं जाते हैं वो आयात निर्यात कर है एवं निगम कर है। माडवेट योजना का उद्देश्य क्या है, कच्चे माल के स्तर से लगाकर अंतिम उत्पाद स्तर तक प्रत्येक स्तर पर ड्यूटी से बचाने के लिए। अगला है मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। अगला वह समिति जो सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है, रंगराजन समिति। हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण जैसे बेरोजगारी भत्ता है, सामाजिक सुरक्षा भुगतान है और वृद्धावस्था पेंशन है। आगे अगर हम बात करें तो बैंक मुख्यालय, अब दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, जैसे इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई। ICICI बैंक का मुख्यालय बड़ोदरा है। इंडियन कारपोरेशन बैंक का मंगलुरु है। केनरा का बेंगलुरु है। ठीक दोस्तों, केनरा का कहाँ है, बेंगलुरु है। देखिए यहाँ लिखा है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा वित्तीय संस्था HEFA के गठन हेतु किस बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया तो कैनरा बैंक। अगला भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ।
देखिए लिखा है डॉक्टर आई.जी. पटेल, यानी ये 1977 से सितंबर 1982। अगला है डॉक्टर मनमोहन सिंह, 82 से 85 हो जाएंगे। देखिए ये गवर्नर जनरल थे दोस्तों, ठीक। सी रंगराजन 92 से 94, सुब्बा राव 2008 से 13। देखिए पीसीएस ही ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं यूपीएससी के बड़े बड़े धुरंधर जो होते हैं ना बच्चे, वो यूपी पीसीएस का पीरी नहीं निकाल पाते। रीजन, क्योंकि यूपीएससी में फैक्ट नहीं ज्यादा पूछता है, लेकिन पीसीएस में फैक्ट भर भर के फैक्ट। पीरी तो पूरा फैक्ट ही है दोस्तों, और इतना हार्ड बन जाता है फिर कि मतलब सोच लीजिए 150 में जो 90 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है जीएस में। मतलब 90 नंबर सोच रहे हो कितना, मतलब कितना परसेंट, वो खुद ही सोच लो, अंदाजा लगा लो। 90 गुड़े मतलब 90 बटे 150 गुड़े 100 कर लो, तो मतलब अगर मोटा मोटा अगर 900 बटे 15 कर लो, मतलब लगभग 60%, 15 छक्का 90, यानी 60% नंबर लाना है, लेकिन हो नहीं पाता दोस्तों। इसका रीजन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है दोस्तों, कई बार पूछेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता है। मैं खुद ही ना करूंगा दोस्तों, छोड़ के चलाऊंगा, क्यों करूंगा? क्योंकि इस तरह की मतलब हर चीजें तो मैं रट नहीं सकता ना दोस्तों, कोई नहीं रट पाएगा। तो ये चीज है वो पूछ लेता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति का कहो क्रम ही पूछ ले कि कौन कब से था मिलान करने के लिए, जैसे ये गवर्नर का पूछा वैसे वो पूछ सकता है उसका। तो पीसीएस थोड़ा हार्ड बन जाता है, लेकिन वनडे में कभी इस तरह पूछेगा नहीं। वनडे आप कोई भी उठा लीजिए, वन लाइनर रहता है, इतना हार्ड कभी नहीं पूछता। पीसीएस का पीरी सबसे टफ होता है दोस्तों, ये मान के चलिए आप। यूपीएससी का भी होता है, नहीं तो हल्के में ले लो यूपीएससी, लेकिन मैं आपको एक मतलब वो बता रहा हूँ कि पीसीएस का थोड़ा मतलब हार्ड बन जाता है। वह कथन जो मुद्रा संकुचन के अर्थ की ही सही व्याख्या करता है, वो मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है, तो माल और सेवा कर। अगला दिया है आरबीआई द्वारा बैंकों पर जुलाई 2001 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया, तो 14 बैंकों का। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन है बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए गठन किया गया गोईपोरिया समिति। देखिए यहाँ लिखा बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव दिया गया गोईपोरिया। देखिए इसे गाय की पुरिया थोड़ा उपभोक्ता, थोड़ा मतलब रिलेट कर सकते हो अगर तो कर लो। गाय की पुरिया की मतलब सेवा करनी है, मतलब कुछ भी यार दोस्तों गाय पुरिया। देखिए 12वीं वित्त आयोग कौन से सी रंगराजन थे। भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है, तो आरबीआई है। सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय बैंक जो इको रैप प्रकाशित करता भारतीय स्टेट बैंक है। अगला दिया है भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति का बाह्य सदस्य 2021 के नहीं है, तो कौन नहीं है? माइकल देवा देवरात्रा पात्रा, माइकल पात्रा याद रखिए, देवार ये हटा दीजिए। अगला दिया बेसेल मानक संबंधित है बैंकिंग सुधार से। अगला वह संस्थान जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। अगला दिया वर्तमान में रुपये की परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। अगला हाल के वर्षों में भारतीय रुपया मजबूत हुआ है, ये कौन है? डॉलर के मुकाबले वर्तमान में कमजोर हो गया है दोस्तों, पहले था लेकिन अब कमजोर होता जा रहा है। इस समय शायद 84 रुपये है, ये मतलब $1 में। पहले दोस्तों 70-72 रुपये हुआ करता था, देख लीजिए गिन नहीं रही वैल्यू। अगर जैसे जितना रुपये की वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों हमारे देश में, जैसे $1 पहले था 70 रुपये मान लीजिए, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया? 84। तो इसका मतलब है कि ये रुपया तो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है डॉलर जो है हमारे देश में कम, मतलब मुद्रा जो है कमजोर हो रहा है, डॉलर सशक्त हो रहा है दोस्तों। समझ आ रहा है कि डॉलर जो है महंगा होता जा रहा है, जबकि जो है रुपया जो है सस्ता होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। अगला है भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई है, तो 1862 में। अगला दिया एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं, तो विदेशी विनिमय पर स्थिरता। अगला भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया गया है, तो बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। अगला है भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। अगला है भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति जो शुरू हुई थी, वो 1957। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला आरबीआई का मुख्यालय कहाँ? तो मुंबई में, पहले कोलकाता में था, बाद में मुंबई शिफ्ट हुआ। रिजर्व बैंक के वह गवर्नर जो वित्त मंत्री बने वो सीडी देशमुख थे। हाल ही में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को क्रय किया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगी। अगला है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला दिया है कि माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है, तो आरबीआई देता है। ठीक दोस्तों, देखिए मेरी वीडियो 1.5 पे करके देख लिया करिए, जब समझ में आए तो, फिर नहीं समझ में आए तो 1.25 पे करके देखा करिए, नॉर्मल और क्या।
ठीक, जैसे मन कहे आपका देख लिए, लेकिन स्पीड बढ़ा के देखा करेंगे तो एकदम मतलब जो छोटी-छोटी चीज़ें आपको लगेगा ना कि मतलब रुकते हैं, वो रुकना नहीं नज़र आएगा। स्पीड में जब आप पढ़ेंगे तो स्पीड में एक फ्लो बन जाएगा आपका, तो आपको लगेगा सबसे बेस्ट है। स्पीड में पढ़ेंगे तो बेस्ट लगेगा दोस्तों। क्योंकि कोई भी टीचर पढ़ाएगा जब नॉर्मल पढ़ाता है दोस्तों तो रुक-रुक के पढ़ाएगा थोड़ा बहुत, ताकि मतलब जो है ऐसा ना रहे कि मतलब जल्दबाज़ी कर रहे हैं, है ना? तो जब आप फ्लो में देखेंगे स्पीड जैसे बढ़ाएँगे तो वो फ्लो गैप जो है कम कर देगा। गैप कम कर देगा तो लगेगा एक स्पीड में चल रहा है सब। अगला है भारतीय रिज़र्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है तो सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना। अगला है गिल्ट यील्ड में विपणन जो है संबंधित है तो भारतीय प्रतिभूतियों के व्यापार से। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में करता है तो आरबीआई करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक का कार्य नहीं है तो राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण है। अगला है भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में सही कथन नहीं तो सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। ₹1 के नोट ये नहीं जारी करता दोस्तों, तो ये सभी प्रकार लिख जाए तो काट दो, ठीक? अगला भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है तो आरबीआई करेगी। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है पीएसएलआर। अगला जो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो साख सृजन। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गम की किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है दोस्तों, तो न्यूनतम कोष पद्धति का। ठीक, आगे बढ़े। अगला है भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए सत्य कथन है तो यह साख सृजन को कम करता है। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल के आकलन के अनुसार 2002 व 3 में विकास दर होगी तो 5 से 5.5%। अगला हुआ राज्य जिसके व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है वह जम्मू कश्मीर है और अब सिक्किम का नहीं करता है। ठीक, मतलब ये जम्मू कश्मीर था, अप्रैल 2011 से करता है। मतलब ये शुरू अब करता है दोस्तों, पहले था लेकिन वो अब कौन नहीं करता, तो सिक्किम का नहीं करता। अगला दिया है भारत में एक के सिक्के कौन जारी करता है तो वित्त मंत्रालय। अगला है भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण है तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है आरबीआई के खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। अगला है दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विकास को अपने स्टॉक में हमेशा रखना, ये 115 करोड़ का सोना। अगला दिया है कि 115 करोड़ रुपए का जो सोना है उसे रखना पड़ेगा। अगला है भारतीय मुद्रा में ₹1 का नोट जारी करता है तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। अगला दिया भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है तो 10,000 करोड़ तक एक वित्तीय वर्ष में छाप सकते हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। अगला है कि बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अगला अक्टूबर 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट जो थी 7% थी। दोस्तों हमें वर्तमान की याद रखना है, ये कोई मतलब वर्तमान में कितनी है तो 5.4%। अगला दिया है और देखिए ये जब डाटा आया करे, जब पेपर देने जाओ तो उससे पहले जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी आपको पढ़ के जानी चाहिए बजट की। समझ में आया कि नहीं? यानी जितने भी लेटेस्ट हैं वो सब देख के जाना चाहिए। लिखा है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है वो रिवर्स रेपो रेट है। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है वो रेपो रेट है। देखिए अगर मान लीजिए ये आरबीआई है दोस्तों, कौन सा है? ये आरबीआई है, ठीक? ये क्या है? आरबीआई है। ये वाणिज्यिक बैंक है, जैसे हमारे अन्य बैंक है, एसबीआई है या और कोई यूनियन है। तो अगर इनको ये दे रहा है तो रेपो रेट है दोस्तों, क्या है? रेपो रेट है, ब्याज दे रहा है, ठीक? ब्याज पर पैसे दे रहा है, तो रेपो रेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये उल्टा ये देना शुरू करे, भाई आरबीआई को भी ज़रूरत पड़ती है, तो अगर ये देना पड़ जाएगा इसे, तो ये रिवर्स हो गया ना दोस्तों, तो रिवर्स रेपो रेट, समझ आया कि नहीं? वही यहाँ लिखा है कि जिस दर पर बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक व्यापारिक बैंकों को उधार देते हैं तो रेपो रेट कहते हैं। दोस्तों देखिए जब महंगाई जो है कंट्रोल करना होता है तब भी यही किया जाता है ऐसे ही, और जब महंगाई को कम करना होता है, देखिए दोस्तों एक चीज़ आप बताइए, अगर मार्केट में जैसे मान लीजिए पैसे की कमी है तो हम ब्याज जो है कम कर देंगे। हम कहेंगे 5% ब्याज की जगह 4% ब्याज लेंगे, तो लोग क्या करेंगे, बैंक से खूब पैसा उधार लेंगे कि नहीं? तो पैसा जब मार्केट में फिर हो जाएगा, अब जब वैसे मान लीजिए कि पैसा बहुत ज़्यादा मार्केट में होगा, मंदी होगी, तो हम क्या करेंगे कि जो है पैसा जो है बैंक की जो है दर बढ़ा देंगे। अब हम जैसे बैंक में दर बढ़ाएँगे तो पैसा लोग जमा करना शुरू कर देंगे बैंक में। जैसे बैंक में पैसे जमा करेंगे मार्केट में फिर पैसा संतुलन में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए अपने मन से ना पैसा सरकार नहीं छापती, अपने मन से आरबीआई कभी पैसा छाप नहीं सकती है। वरना मतलब देश की गरीबी अगर इस तरह दूर करने में लग जाए ना, तो वेनेजुएला की स्थिति हो जाए। वेनेजुएला में देखे थे टमाटर कितने में थे? ₹10,000 किलो थे, फिर भी कोई ले नहीं रहा था।
समझ रहे कि नहीं। तो दोस्तों महंगाई को मतलब कंट्रोल करना, महंगाई है या उसके मंदी के रूप में अगर मंदी आ गई तो उसे भी कंट्रोल करना, तो ये सब काम जो है आरबीआई करता है, समझा कि नहीं। जो ये अलग अलग दर होते हैं उसी की वजह से वो कर पाता है। अगला, बैंकों के अपने पास नगद धनराशि व और कुल परिसंपत्ति के बीच एक अनुपात बनाए रखने पड़ता है, उसे कहते हैं एसएलआर। अगला है एक रेपो दर को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करता है, तो समाज के कमजोर वर्ग के लिए। अगला, निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को सस्ते ऋण सुलभ कराने के लिए हाल ही में ब्याज रेट घटाई गई है। अगला देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, देखिए ये दोस्तों वर्तमान हमें याद रखना, बस इतना याद रखिए थे, वर्तमान के 5.5%। अगला दिया है वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है कि ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। अगला है कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया सर्वप्रथम कब, 1969 में। अगला दिया है कि भारत का और छह बैंकों का किया था 1980 में। ठीक, ये याद रखिए, मोस्ट मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ये 14 वाला और 6 वाला। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, एसबीआई। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 से व्यापारिक बैंकों का साक्ष्य जमा अनुपात है, तो निरंतर बढ़ा है। दोस्तों आप लोग कहें तो खान सर का नोट्स मैं पढ़ा दूं, मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीजें पढ़ा दूं अगर आप लोग कहें तो। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं तो 12 हैं दोस्तों। ठीक, आगे बढ़े। अगला है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। अभी हाल ही में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, इसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। अगला दिया भारत में व्यापारिक बैंकों को देनदारी के घाटकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो कौन सी है, सावधि जमा धनराशि। अगला दिया है भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है, तो सावधि जमा। देखिए दोस्तों हिंदी जो है कठिन है, इंग्लिश में ये जब आप पढ़े होंगे तो इंग्लिश, मुझे हिंदी मुझे भी नहीं पता है दोस्तों, ठीक, लेकिन इंग्लिश जो है इंग्लिश होता तो पता चल जाता। अगला है सर्वप्रथम चीन में सब अपनी शाखा खोली तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खोली है। अगला, एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है तो किसानों को साख। अगला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है तो भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को लेना। अगला है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है तो आईसीआईसीआई। ठीक, आईसीआईसीआई। अगला दिया है कि अग्रीड बैंक योजना का जो है प्रारंभ हुआ था 1969 में हुआ था। अगला, लीड बैंक कार्य जो है किया जाता है तो इस कार्य है तो नामित बैंक द्वारा। अगला है भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है तो इस भारतीय स्टेट बैंक। अगला दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है तो इंडियन ओवरसीज बैंक है दोस्तों। अगला है भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो 1969 में हुआ। कितने बैंकों का, तो 14 बैंकों का। अगला दिया है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किया गया है तो नाबार्ड के अधीन। दोस्तों ये फैक्ट है, इसे याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक, अगला दिया है भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था नाबार्ड। देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन, यहाँ पे वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिए। अगला दिया है नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। अगला दिया है वर्ष 1995 में 95-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है तो कौन रखता है, तो भारतीय कृषि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला दिया भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है तो निर्यात आयात बैंक को, मतलब एग्जिम बैंक सुने होंगे आप, उसे नहीं करता है। ठीक, अगला दिया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना प्रतिच्छाया बैंकिंग है। अगला है वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है तो बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। दोस्तों मेरा पेन नहीं है तो मतलब दो के दो पेन पूरे खराब हो गए हैं, तो मुझे उंगली से लिखना पड़ रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसीलिए मतलब मुझे खुद मजा नहीं आ रहा ज़्यादा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं है, समझना है आपको बस। देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो जुलाई 1969 में। अगला, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है तो कौन है, निम्न आय, निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव। अगला है नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन है, तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में से एक सब जिसमें सरकार की 100% शेयर पूंजी है वो कौन है? BHIL। ठीक दोस्तों, उसके अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालौन पैनल गठित किया गया तो नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? YH मालेगाम। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे राजा जे चलैया। अगला दिया है कि नरसिंह समिति का संबंध है तो बैंकिंग संरचना सुधारों से। अगला भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किया है तो तारापुर समिति द्वितीय द्वारा। अगला स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है नाबार्ड। RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशंस का आशय है सिक्योरिटी या प्रतिभूति में व्यापार से। अगला है इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है तो अंश या शेयर बाजार से। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक है तो एक शीर्ष बैंक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है तो RBI ही करेगा। लिखा है कि RBI जो है इसकी स्थापना हुई थी 1935। अगला दिया है कि देखिए 1934 का अधिनियम था, ये 35 में स्थापना होती है। अगला वर्ष 2011 में स्वाभिमान कार्यक्रम लागू किया गया, इससे संबंधित तो बैंक साथी। अगला है देखिए मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के बारे में लिखा है शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन का आधार वर्ष है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। अगला भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड है थोक मूल्य सूचकांक। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। अगला पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट। देखिए बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया। पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है तो निवेश। अगला है भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी करता है तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला नवरत्न का तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के वे 9 उद्योग जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है। अगला है CBDT जुड़ा रहता है तो आयकर के नियमन से। अगला दिया है गिल्ट आधारित बाजार के मायने सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। अगला है भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है भारत के शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है तो सेबी दोस्तों। अगला है दलाल स्थित है तो मुंबई में है। अगला क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है तो समुद्री बीमा पर। अगला है कि एक्चुअरीज शब्द संबंधित है तो बीमा से। शब्द बुल और बियर जुड़े हैं तो शेयर मार्केट से। अगला है कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है तो क्रिसिल करता है। अगला है स्मार्ट मनी शब्द है तो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों। मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का आशय है प्लास्टिक मनी। अगला हुआ अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं लगता है तो काली मुद्रा या ब्लैक मनी। अगला है BSE ग्रेनिक्स में सम्मिलित है तो 25 कंपनियां। अगला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC और IDBI। अगला पूंजी बाजार से आशय है तो शेयर बाजार से है। अगला है कि यह भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है, इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है और इसके शेयर सूचकांक को सेंसेक्स नाम से जाना जाता है तो बम्बई शेयर बाजार है। अगला इनसाइड ट्रेडिंग जो है संबंधित तो शेयर बाजार से है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है तो क्रिस केयर और इक्रा। ठीक दोस्तों आगे बढ़ें। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक जो ये है तो कौन सा है? निक्की है दोस्तों। कौन सा है? निक्की है। अगला है विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है तो ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। अगला है शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित तो सेबी। अगला भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ है तो 1982 में, सॉरी 1882 में। ठीक, याद रखेंगे डेट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। भारतीय वित्तीय प्रणाली देखते हैं दोस्तों। अगला है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध ब्लू कंपनियों से इसका मापन होता है तो 30। अगला भारत का मुख्य संविदा कानून है तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872। भारत में म्यूचुअल फंड को संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है तो सेबी। अगला है कि विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं कि सबसे अधिक शाखाएं हैं तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। वर्ष 2007-2004 में काबुल में
काउंटर खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया, तो पंजाब नेशनल बैंक। एक निजी बैंक है तो आईसीसीआई बैंक। अगला है कोषीय परिचालन में दक्षता और कार्य क्षमता के लिए एशियन बैंक अवार्ड 2001 प्रदान किया गया है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, ईडीबी इसे कहते हैं, को। अगला दिया है कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है, तो विदेशी निजी बैंक। अगला क्वेश्चन दिया है जनपद स्तर पर कार्यरत है, तो केंद्रीय सहकारी बैंक। अगला है भूमि विकास बैंक भाग है सहकारी साख संरचना का। अगला कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है, तो भूमि विकास बैंक। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत है, तो वाणिज्यिक बैंक। अगला दिया एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, तो 1982 में। अगला है केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है जनपद स्तर पर। अगला है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना कार्य है, तो भूमि विकास बैंक का। अगला प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में की गई। यह अवस्थित है तो झांग में। कहाँ है? झांग में। अगला है कृषि साख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है, तो नाबार्ड। अगला भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स प्रारंभ किया गया है 2007 में। अगला है कि 31 मार्च 2005 तक इस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक व्यापार खोलने की लाइसेंस दिया है, तो आईडीएफसी। अगला है सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है, तो इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। अगला भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। अवमूल्यन की अगर हम बात करें, भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया, तो 1991 में। अगला भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किया गया, तो 1949 में। अगला है वह देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार से इसको ठीक करने के लिए। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है, तो उपभोक्ता साख एवं निवेश साख। अगला है मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी। अगला दिया आर्थिक नियोजन की अगर हम बात करें, वह पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास का मुख्य कारक नहीं है, तो तकनीकी विद एवं नौकरशाह। आगे अगर हम बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो किसके मॉडल थे? हैराल्ड डोमल मॉडल पर। द्वितीय महालनोबिस है। तीसरे चक्रवर्ती मॉडल है। जो है चौथे तो अशोक रुद्र मॉडल। अगर हम बात करें, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। यह शोध के सिद्धार्थी थे तो चार्ल्स बूथ थे। अगला दिया है भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है, तो ग्रामीण उद्योग। अगला है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार किया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला है कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण के आवश्यकताओं को संतुलित करने को कहते हैं सतत विकास। ठीक दोस्तों। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी, तो समस्त सेवाओं में 11वीं। विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया था योजना आयोग द्वारा। लिखा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है सामाजिक क्षेत्र पर। 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दुगुनी हो जाएगी 10 वर्षों में। अगला दिया है उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई है वह है 10.5%। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन हुआ है, तो सामाजिक सेवा का। ठीक, ऊर्जा का कम हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई है, तो निर्माण कार्यों में। अगला 11वीं पंचवर्षीय योजना में आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान स्थापित किए गए, तो 8। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 और 12। 11वीं योजना यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार कृषि उत्पादन की वृद्धि दर का लक्ष्य था 4%। अगला है योजना आयोग की स्थापना 1950 में। योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य में 1 जनवरी 2015। ठीक, नीति आयोग आ गया। संविधानेतर संस्था है तो योजना आयोग है दोस्तों। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंधित है तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से। ठीक, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई है तो 6 अगस्त 1952। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पेट और जैसे एग्जाम में देखे ही जाते हैं हमेशा।
लिखा राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना। आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये डाटा नहीं बदलने वाला दोस्तों, हमेशा रहेगा और हमेशा पूछा जाएगा जब तक एग्जाम होंगे, ठीक, सरकारी नौकरी के। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य है 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना के उच्चतम वृद्धि दर का लक्ष्य था संचार में। अगला 10वीं पंचवर्षीय योजना के उच्चतम, देखिए कितनी बार इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों ये वाली इतना पोर्शन व्यापार के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है 4%। अगला राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य 8%। पिछड़े देशों के रोलिंग प्लान को सुझाव दिया गया जी मॉडल द्वारा। अगला कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया 30वीं पंचवर्षीय योजना में। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है तो 6 है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार आरंभ किया गया 1975 में। भारत में अनवरत योजना कार्यशील है 78 से 79। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्टील द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कहाँ कहाँ देखिए, राउरकेला, केला मिलेगा पैसे से यानी जर्मनी हो जाएगा। मनी है, मनी और केला, ठीक, जर्मनी। भलाई कौन चाहता, भलाई से भिलाई यानी रूस चाहता है। दुर्गापुर ये ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक। और बोकारो यानी पुकारोगे तो कौन पहले आएगा, रूस आएगा, तो बोकारो भी किसके, रूस, ठीक। तो इस तरह याद करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके हम सारे क्वेश्चन भी करेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए कृषि से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा भारत में कृषि जनगणना आयोजित होती है तो प्रत्येक 5 साल में आयोजित होती है। अगला लिखा एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है माना जाता है तो लघु कृषक माना जाता है दोस्तों। अगला है भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में उल्लेख नहीं किया गया है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है काशी लालिमा फसल की प्रजाति है तो भिंडी। दोस्तों देखिए ये प्रजातियां मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने एग्जाम में आ गई हैं इनको तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये मतलब एग्जामिनर के माइंड में यही आएंगी सबसे पहले। जब पेपर बनाएगा तो प्रीवियस ईयर ज़्यादा रखता है और यही रख सकता है, समझ में आया कि नहीं। तो याद रखेंगे काशी लालिमा जो है ये क्या है, तो भिंडी की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है पौधों में घूटी लगाने का कार्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए। अगला देखिए आम सर्वाधिक उत्पादन दिए, इधर फल दिया। आम का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है, लीची बिहार में मुजफ्फरपुर आप देखे होंगे, नारियल केरल, सेब जम्मू कश्मीर दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें हो गई। अगला क्वेश्चन दिया है कृषि उत्पाद विकास एवं माल गोदाम निगम अधिनियम पास हुआ था, ये कब हुआ था, 1956 में। अगला है गोल्डन क्रांति, तो ये किससे संबंधित है, बागवानी या शहद से। ग्रे क्रांति किससे संबंधित, उर्वरक से। पीली क्रांति तिलहन या उत्पादन से। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है तो क्या है, तो एपीकल्चर है। अगला कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भारत में भूमि जोतों का औसत आकार कितना था, तो 1.08 हेक्टेयर। अगला भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय स्थित है तो फरीदाबाद में। कहाँ है दोस्तों, फरीदाबाद में। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्रांति क्षेत्र। लिखा इंद्रधनुष क्रांति, ये किसी समग्र क्रांति है, इसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, ये सारी चीजें आ जाएंगी इंद्रधनुष क्रांति में। अगला है नीली मत्स्य क्रांति, तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। यहाँ मत्स्य गणना होता ना, और यहाँ जैसे पीला लिखा तो तिलहन लिखा ही है, तो ये तो मान लीजिए सिंपल हो गया दोस्तों ना। जैसे सफेद दुग्ध, दुग्ध लिखा ही है। देखिए सफेद क्रांति से श्वेत क्रांति पूछे तो दुग्ध से लगाना है, पीली क्रांति पूछे तो तिलहन से लगाना है। पीली सरसों नहीं होती है, सरसों से ही तिलहन होता है। और नीली क्रांति यानी नीला होता समुद्र, समुद्र में होती मछलियाँ यानी मत्स्य से हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह इसमें मतलब सिंपल दिया है दोस्तों, इस तरह कभी पूछ लेगा तो पूछ लेगा, वरना इस तरह पूछता नहीं है जल्दी। अगला है हरित क्रांति से भारत के सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो पंजाब है, हरियाणा और पश्चिमी यूपी है दोस्तों। अभी जीडीपी आई है नंबर 1 पे नोएडा है, सबसे शीर्ष पे। अमीर सबसे ज्यादा कहाँ है, नोएडा में है। दूसरे नंबर पे कहाँ है, तो लखनऊ में है, ठीक। तो ये दोनों याद रखेंगे, करंट बन जाएगा आने वाले पेट में शायद। अगला दिया कृषि उत्पादन बढ़ावा बहुफसली खेती द्वारा भूमि के प्रारूप को बदलना एवं भू प्रबंधन का सुधार, ये सभी लक्ष्य हैं तो शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के। अगला हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया है गेहूं के उत्पादन में। लिखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं किया गया है तो तिलहन को। अगला राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है तो तिलहन। अगला नाफेड संबंधित है तो कृषि उत्पादों के विपणन से।
राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है तो नाफेड है। अगला हरित क्रांति का सर्वाधिक जो है लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में है तो गेहूं का है दोस्तों। अगला दिया है कि चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है तो भारत में है, लेकिन सबसे ज्यादा चावल दोस्तों चाइना में होता है। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है तो द्वितीय है। ठीक दोस्तों। अगला है माही सुगंधा। तो माही सुगंधा क्या है तो धान की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? माही सुगंधा धान की प्रजाति है। अगला बासमती चावल की संकर प्रजाति है तो पूसा RH10। ठीक। अगला धान की उत्पादकता सर्वाधिक है तो पंजाब में है। धान की उत्पत्ति हुई है तो दक्षिण पूर्व एशिया में। संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो उत्तर प्रदेश का है। अगला मटर की पत्ती विहीन प्रजाति अपर्णा दोस्तों है। क्या है? अपर्णा है पत्ती विहीन प्रजाति। इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन कि क्या बताएं। बारानी द्वीप क्या है तो धान से संबंधित दोस्तों बारानी द्वीप है। ठीक। देखिए द्वीप होगा तो पानी होगा, समझ आया कि नहीं? तो पानी में ही धान होता है, तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। अगला दिया है विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान तो द्वितीय। देखिए दो बार पूछ लिया। संकर धान की सर्वाधिक लोकप्रिय है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है तो चीन में। पूसा सुगंधा क्या है तो धान की प्रजाति है। देश में 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता तो कर्नाटक। दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक होता है तो एमपी में होता है। भारत में हरित क्रांति का लाने का श्रेय जो है MS स्वामीनाथन को जाता है। ठीक दोस्तों। अगला है नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। अगला दिया वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन है तो यूपी में है 2022-23 में। अगला दिया ऑपरेशन फ्लड जो है सेकंड का संबंध है तो दुग्ध से ही होगा दोस्तों। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधित प्रस्तुति करता है तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। ठीक दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब होती है तो 1985 में होती है। अगला है देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है तो 20 है दोस्तों। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम जो है परंतु प्रत्येक हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है तो पंजाब है। अगला क्वेश्चन है कि पीली पीत क्रांति से संबंधित है तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला दो दल वाली तिलहनी फसल है तो मूंगफली है दोस्तों। मूंगफली मुख्य फसल है गैम्बिया की। किसकी है? गैम्बिया की है दोस्तों। अगला दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों तो कृषि है। ठीक। इसमें लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे दोस्तों टोटल। ठीक। यानी कम से कम 20 मतलब पेज हम कवर करने वाले हैं, तो 1000 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। अगला हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई तो 7वें दशक के दौरान। देखिए अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र हमारा क्या है तो कृषि है दोस्तों। देखिए मैंने एक चीज आपको बताया था कि गांव किसे कहते हैं और शहर किसे कहते हैं। गांव या नगर किसे कहते हैं, नगर या शहर बात कर ले। ठीक। या गांव। देखिए दोस्तों जो प्राथमिक क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा जो है 70% जहाँ लोग लगे हैं प्राथमिक क्षेत्रों में, वो हमारा गांव हो जाता है, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में लोग लगे रहते हैं। और जबकि शहरों में सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर है इसमें 70 से 80% लोग लगे रहते हैं। ठीक। खेती यहाँ कम होती है। अगला दिया है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड सॉरी दोस्तों ट्रॉपिक स्थित है तो ये कहाँ है? हैदराबाद में है। उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है तो 24.5% है। अगला कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है तो वाणिज्यिक बैंक। अगला खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही है तो 2004-5 में। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है तो ऑक्सीजन की कमी। अगला है कि भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया तो कॉफी और चाय के उत्पाद के लिए। अगला नीली क्रांति वही मत्स्य पालन से है। भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं किया चौधरी चरण सिंह। रबी की फसल है तो सरसों है, आलू है, गेहूं है, मटर है। सरसों, आलू, गेहूं, मटर ये सारी रबी की है। ठीक। विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का स्थान है तो दूसरा है। पहले पे चाइना ही होगा दोस्तों। पूसा सिंधु गंगा प्रजाति किसकी है तो जो है गेहूं की है। भारत में साग भाजी अनुसंधान कहाँ है? बनारस में है। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है तो आंवला की है दोस्तों। ठीक। राज 3077 एक प्रजाति है तो किसकी है? गेहूं की है। पढ़िए छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है यूरिया। दोस्तों देखिए कैसे भी करके ये प्रजातियां आपको याद रखनी तो पड़ेंगे। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आने आना। RO में एक क्वेश्चन आता है, PCS में एक क्वेश्चन आएगा, दो आ जाए तो अलग बात है, लेकिन एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है ना, तो याद कर लीजिए दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक। हरित लिखा हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है तो सनई है दोस्तों। सनई ढैंचा जो आप सुने होंगे, सनई वो लगा रहता है खेतों में, ढैंचा इसे कहते हैं।
अगला, कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, सरबती सोनारा। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, अरहर की है। गेहूं और राई के बीच संकर क्रॉस है तो ट्रेटिकल है। C4 पौधा है तो मक्का है दोस्तों। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है तो भारत है। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो एमपी का है। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है तो क्यूबा को कहा जाता है। एकमात्र चुकंदर से चीनी जो है तैयार करता है तो यूक्रेन दोस्तों। अगला, मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पे है तो चाइना है। अगला, आम की किस्म दशहरी यक्ष नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है तो आम्रपाली। अगला है बहार, एक प्रसिद्ध प्रजाति है तो अरहर की है। अगला, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है तो यूपी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात है एनपीके तो 1:2:2 अनुपात। अगला दिया, पूसा बोर्ड एक प्रजाति है, सरसों की है दोस्तों। केले का अधिकतम उत्पादन होता तो तमिलनाडु में होता है। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग है तो 33% है। अगला है कि भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है तो एमपी है। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है तो भारत है दोस्तों। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ जो हुआ तो 1985 में। निर्यात हुई तो आम की पसंदीदा प्रजाति है तो अल्फांसो है दोस्तों। अगला, देखिए कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग है तो 18% है दोस्तों। 16.5% थी 2018-19 में, लेकिन हमें ये याद रखना 18%। एगमार्क एक्ट भारत में लागू हुआ तो 1937 में। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है तो निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। अगला है कि मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न क्रय करती है वो क्या है? उपार्जन मूल्य। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है तो कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन। अगला, फसल बीमा एकाधिकार में है तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। अगला है, अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है तो मोटे अनाज तथा चावल। सहकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है तो चीनी को। ठीक। अगला है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो आंध्र प्रदेश है दोस्तों। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है तो पश्चिम बंगाल में। अगला है, स्वपरागित फसल में संकर उगाई जाती है तो मटर में। अगला, एक खरीफ की फसल है सोयाबीन यहाँ दिया है, चावल भी है दोस्तों, तो ये सब याद रखें। मूंगफली भी है हमारी। लिखा है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश दोस्तों। अगला है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु तो आवश्यक तत्व है कोबाल्ट है। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, यानी जीविका किसी तरह चल जाए। लिखा, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल या थ्रस्ट से। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है कश्मीर है। हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है उन्नत किस्म के बीज। भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है नागालैंड में। अगला दिया, गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय से आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत धीरे धीरे घटा है। लिखा, कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है तो स्थायित्वहीन। अगला दिन, जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन होता है तो शून्य होता है। लिखा, सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है तो अति अल्पकालीन बाजार। तना देशों का स्रोत नहीं होता है कपास में। अगला है, 2012-13 के लिए सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश को। वर्ष 2018-19 में तमिलनाडु, बिहार को। अगला, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल है दोस्तों। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दोस्तों अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित? हरित क्रांति से, दुग्ध श्वेत से, मत्स्य पालन नीली से और उर्वरक भूरी क्रांति। गन्ना में रेड क्रोट रोग हो, आप देखे होंगे गन्ने में जो है लाल लाल निकलता है जब आप छीलते होंगे उसे कभी कभी। धान में खैरा रोग होता है और अरहर में उकटा रोग होता है, बिल्ट। आलू में झुलसा रोग है, लेट ब्लाइट। अगला अगर हम बात करें जिससे जिससे संबंधित है तो देखिए, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। एल के झा कराधान से हैं। वीजी कुरियन दुग्ध उत्पादन से हैं। मोरारजी देसाई बैंकों का सामाजिक नियंत्रण। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अंशदान है तो घट रहा है, वर्तमान में भी दोस्तों घट रहा है दिन का दिन। कृषि लोग छोड़ना ही चाहते हैं दिन का दिन, कोई फायदा नहीं दोस्तों। कितने किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दोस्तों हर साल आपको नजर आएगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, दो जो मतलब जो है उगाते हैं अनाज जिनसे पूरे देश का पेट भरता है दोस्तों, उनकी कोई बात ही नहीं करता है। सस्ता चाहता है सब कुछ मैं खरीद लूं और क्या ही कहें, लेकिन ठीक है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, सरकार की नीतियां ही ऐसी कुछ है। अगला, ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अन्य ऋतु या बेमौसमी में उत्पाद प्राप्त करना।
अगला दिया उद्योग, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो विश्व का वह देश जो 2020 में लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक था तो कनाडा दोस्तों है। उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्ष की अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में। अगला है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार है तो बिजली क्षेत्र का। भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया गया है तो सॉफ्टवेयर। अगला गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना और पेराई का अधिक लंबा मौसम ने सहायता की। तो ये क्या है, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में जो है चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में। अगला दिया उद्योगों में लघु उद्योग, लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की तो आबिद हुसैन समिति ने। भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष है तो जीवी रामकृष्णा। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने हेतु संयुक्त उद्योग बंधु है। अगला अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है तो विद्युत उद्योग में दोस्तों। अगला लघु उद्योगों की समस्या नहीं है तो हड़ताल एवं तालाबंदी। अगला राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना की गई है तो उद्योगों के पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण है। अगला दिया एक त्वरित और स्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है तो ग्रामीण उद्योग। अगला है सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ होता है तो कब होता है तो 1991-92। अगला है स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था वर्ष 1948। आगे अगर हम बात करें तो भारत में वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है तो वैश्वीकरण की ओर। अगला VIFR संबंधित है तो दुग्ध औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। अगला वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपकरणों के लिए निवेश की सीमा है तो कितने हैं, 10 लाख रुपए है, वर्तमान में 1 करोड़। भारत में उद्यमियों हेतु लाइसेंस प्रणाली का आधार था तो उद्योग अधिनियम 1951। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया तो 1956 की औद्योगिक नीति में। अगला वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंस के अंतर्गत जो है कितने उद्योग हैं तो 18 उद्योगों को। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई तो निर्यात उद्योग को प्रोन्नति के लिए नवरत्न का विचार संबंधित है तो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। अगला है नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तो MTNL। अगला दिया है विपणन संस्था है तो सेल। अगला है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई जर्मनी में। मैंने बताया था केला मिलेगा मनी से यानी जर्मनी। भारतवर्ष में प्रथम बृहद स्तर इस्पात संयंत्र है जमशेदपुर स्थित टिस्को। अगला दिया है भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है दोस्तों तो निर्यात उद्योगों के विकास के लिए। लिखा विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान है तो दोस्तों दूसरा है। अगला है 1/3 क्रियाकलाप भी है तो विपणन है। 1903 में देखिए दोस्तों ये प्रथम भारत की चीनी मिल थी, ये प्रतापपुर देवरिया में थी। सॉरी दोस्तों, प्रतापपुर देवरिया में थी दोस्तों। कहाँ थी? प्रतापपुर देवरिया में थी। देखा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापना तो कानपुर में हुई। अगला भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय और कुटीर उद्योगों को मुख्यतः प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। अगला सिडबी की स्थापना की गई है तो लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। अगला है 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ था तो पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लोस्टर में। अगला दिया हुआ है कि विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है तो कृषि निर्यात का संवर्धन। अगला फूट लूज उद्योग का उदाहरण है तो सॉफ्टवेयर है। अगला है भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह है कुटीर उद्योग। अगला भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है तो सूती वस्त्र है। अगला है सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है तो फूलपुर यूपी में है। आगे अगर हम बात करें तो कार्वे जो समिति इसका गठन कब हुआ, ये सब लघु उद्योग से संबंधित है दोस्तों। ये है कार्वे समिति का गठन 1955 में होता है। आबिद हुसैन समिति का गठन 1995 में होता है। नायक समिति का गठन 1991 और SS कोहली समिति जो है ये 2000 में। भारत का GDP के घटक है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और विदेशी क्षेत्र के उत्पाद। द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तो खनन दोस्तों। अगला भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क स्थापित है तो केरल में। सेवा क्षेत्र देखते हैं दोस्तों, सर्विस सेक्टर। भारत में घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान है तो सेवाओं का है। 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा गया तो सेवा क्षेत्र में। अगला भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GDP का सबसे बड़ा भाग होता है तो सेवा क्षेत्र होता है। अगला वर्ष 2001-2005 के मध्य निरंतर बढ़ी है तो सेवा सर्विसेज बढ़ी है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है
जीडीपी में तृतीय सेक्टर का अंश बढ़ता है दोस्तों। अदृश्य निर्यात, इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, मतलब सेवाएं दिखती तो है नहीं तो उनका लेकिन हम निर्यात करते हैं। अगला वर्ष 2006-10 के मध्य सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही संचार में। 2008-9 में सबसे ज्यादा कहाँ थी? दिल्ली में सबसे ज्यादा योगदान था जीडीपी का। 2007-8 और 2008-9 भारत के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा अर्जक सेवा रही है तो आईटी सॉफ्टवेयर सेवाएं। छठे वेतन आयोग की अध्यक्षता की थी तो वीएन कृष्णा। देखिए मैंने बताया था आपको कि पीसीएस ही है जो ये प्रीलिम्स इसका कठिन होता है क्योंकि ये पुराना पूछता है दोस्तों, जो चीजें हो चुकी हैं वो भी पूछता है, करंट तो पूछता ही है लेकिन अलग से भी पूछता है। परिवार संचार एवं होटल जो है सम्मिलित है सेवा क्षेत्र में। लिखा खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज, इंडियन ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तो तेल विपणन में। अगला भारत के सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है तो खनिज एवं धातु व्यापार जो है निगम। लिखा तेल शोधक कारखाना दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो तातीपाका यानी आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, उसके बाद है लिखा है नागापट्टनम यानी तमिलनाडु है, नुमालीगढ़ असम में, ठीक। ऊर्जा संसाधन की अगर हम बात करें तो भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है तो जल विद्युत है। एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है दोस्तों तो कोयले की खानें। अगला है विद्यमान राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य नहीं है तो प्रति इकाई विद्युत की कीमत को कम करना। लिखा भारत हाईवे इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने 8 अगस्त 2015 को एक तापीय विद्युत स्टेशन का शुभारंभ किया है तो विंध्याचल उत्तर प्रदेश में। अगला परिवहन व संचार की अगर हम बात करें तो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है तो उपकर है। अगला है यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी होती है तो चार्टर पार्टी। अगला दिया एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित है तो कांडला में। अगला क्वेश्चन है सामाजिक आयाम या सोशल डायमेंशन है। गरीबी और बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है तो नीति आयोग के कार्यदल द्वारा। लिखा हुआ समिति जिसके द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को शामिल किया गया वो तेंदुलकर समिति है। अगला आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है तो कार्ल मार्क्स। यह कथन किसका? कार्ल मार्क्स का। अगला 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय है तो ये 2022-23 का है व्यवहार के सभी के लिए गरिमा। व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। निर्धनता के प्रकार है तो देखिए एक सापेक्ष निर्धनता होती है, एक निरपेक्ष होती है। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की गई 2016 में। वह योजना जो भारत सरकार के 100% वित्त पोषित है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसी के तहत 2000 रुपये प्रत्येक महीने शायद आते हैं खाते में दोस्तों। प्रत्येक महीने नहीं आते, हमें लगता है 2 महीने में आते हैं ना, ऐसे कुछ है दोस्तों। जो भी हो साल में हमें लगता है कि 6 हाँ 2 महीने में आते शायद, जो भी होगा दोस्तों हमें तो पता नहीं क्योंकि हमारे यहाँ तो है नहीं ये सब, लेकिन 2000 आते इतना मुझे पता है। देखिए लिखा है किसान विकास पत्र केवीपी योजना के लिए है तो ये ऋण ब्याज में व्यापार योग। अगला है गरीबी मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया है तो 1997। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है तो घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार उपभोग आंकड़ा है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा है तो नरकसे से। आगे अगर हम बात करें तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत आकलित किया है तेंदुलकर प्राविधि द्वारा 2011-12 यानी 21.9%। अगला है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की है तो इसकी अध्यक्षता की है तो सुरेश तेंदुलकर। अगला भारत में गरीबी का आकलन किया था तो लकड़वाला समिति की संस्तुतियों के आधार पर। आगे अगर हम बात करें तो भारत में वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत है वह है केरल। अगला दिया है 1994 और 2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार समृद्धि तो गिरावट आई है। भारत में बेरोजगारी मापन की वह विधि है जो NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई है चालू मासिक स्तर। भारत में प्रचंड बेरोजगारी है तो कृषि क्षेत्र में है। छुपी हुई बेरोजगारी है, पता नहीं चलता है दोस्तों। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब कि छिपी हुई बेरोजगारी कह दो इसे या मतलब जो है देखिए प्रछन्न कह दो दोस्तों। इसमें क्या होता है जैसे मान लीजिए 1 बीघा खेत है तो इसमें मतलब 4 लोग काम करेंगे तब भी उतना उत्पादन होगा, 5 लोग करेंगे तब भी, 10 लोग करेंगे तब भी। तो अगर 20 लोग लगे हैं मान लीजिए एक बीघे खेत में तो उत्पादन तो उतना ही होना है ना। तो जो दो जैसे 5 लोगों से उतना उत्पादन होगा 2 क्विंटल, 20 लोग होंगे तब भी 2 क्विंटल। तो दोस्तों 15 लोग फर्जी हैं कि नहीं लगे तो ये लोग हट जाने चाहिए, यहाँ से हट के दूसरे कार्य करने चाहिए तो वही हो जाएगा।
अगला दिया है कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जो है अंकित है, तो जम्मू कश्मीर वर्तमान गोवा में। अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत को इथोपिया कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में $2 प्रतिदिन से कम अर्जित करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 80%। असमानता घटाने वाला उपाय नहीं तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। राष्ट्रीय नवीकरण फंड के गठन का उद्देश्य था तो सामाजिक सुरक्षा। अदृश्य बेरोजगारी समानता पाई जाती है तो प्राथमिक क्षेत्र में। अगर हम आगे बात करें तो कृषि संबंधी योजनाएं, लिखा है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है तो पेंशन व बीमा लाभ। लिखा है आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। विश्व बैंक के ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके घटक तो 4 हैं। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेन फीड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया 2011-12। आगे अगर हम बात करें हरियाली कार्यक्रम का संबंध है जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है उत्तर प्रदेश। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ हुआ 1998-99 में। लिखा कृषि आय बीमा योजना का प्रारंभ है 2003-4 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ है 1999-2000 में। लिखा माध्यान्ह भोजन योजना हेतु प्रबंध व वित्तीय व्यवस्था की गई है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगला दिया सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज का कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। इस योजना में निहित उपदान का भार कम हो सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है तो मोटे अनाज अब शामिल है। अगला वर्ष 1995 में माध्यान्ह भोजन चलाई गई थी तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। अगला दिया है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ अगस्त 2007 में। मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई 1995 में। अगला है कि मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है तो ये ठेकेदार। अगला है वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया तो ये 2005 और 6 में। अगला इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों में खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई। सॉरी दोस्तों यार ये पता नहीं क्यों हो रहा है। देखिए आरंभ की गई क्या लिखा है यहाँ देखिए आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता जो है उत्पादों में इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है तो औषधियां व प्रतिजैविकी। अगला दिया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है तो ये तिलहन नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी योजना देखते हैं दोस्तों। लिखा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंध में लक्षित है 2014 30 प्रति 1000 जीवित जन्म। अगला दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ करने का वर्ष 2005 है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में स्वजल धारा योजना। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य शौच स्वच्छता। अगला है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में एड्स की रोकथाम के लिए प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट सनराइज। अगला सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ 1952 ईस्वी में। अगला शिक्षा संबंधी योजना है एजुकेशन रिलेटेड स्कीम की अगर बात करें सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है। साक्षर भारत मिशन 2009 का है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। सर्व शिक्षा अभियान शामिल आयु वर्ग के विद्यार्थी हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे। महिला वृद्धि एवं बाल कल्याण संबंधी योजनाएं जैसे महिला समृद्धि योजना है 1993। महिला स्वशक्ति योजना है 1998। महिला साम्राज्य योजना है 1989। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना है 2001। देखा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है तो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। अगला है जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करने से संबंधित है स्वाधार योजना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार कल्याण संबंधी योजनाएं हैं तो जैसे की विलेज स्कीम यानी कुंजी ग्राम योजना ये 1952 की है दोस्तों। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये है 2 अक्टूबर 1952। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर ये है तो ये है इसमें दोस्तों। अगला दिया प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण वही जो है ये जनवरी 1958 का है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ये है अप्रैल 1999। अगला है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जो है अगर हम बात करें योजना प्रारंभ की गई 2003 की तो 2013 की है दोस्तों। अगला है केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में धन आवंटित किया गया है तो ये है 48
1000 करोड़। अगला श्रम योगी मानधन योजना जो है संबंधित है तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से। ट्राइसेम योजना संबंधित है ग्रामीण युवा विकास से। अगर हम आगे बात करें मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में पुनर्नामित किया गया है तो 2021। अगला है भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम मनरेगा। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया है तो ये 1999। अगला है श्रमेव जयते पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है। अगला है भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना है तो ग्रामीण बैंकिंग से है। ठीक दोस्तों। अगला है स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई है 2010 ईस्वी में। अगला प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है तो 2015-2022। अगला है कि आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। अगला है राजीव आवास योजना का लक्ष्य है तो मलिन बस्ती मुक्त भारत। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की सहायता, कई बार पूछा गया दोस्तों। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य अति गरीबों हेतु वृद्धा पेंशन। अगला दिया है कि ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें ये सभी हैं तो ध्येय है प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना का। अगला प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना में सम्मिलित नहीं है तो लघु उद्योग है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है तो JRY। अगला है ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया है 1948 में। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है तो 1999 में। अगला ग्रामीण अवस्थापना कोष विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है तो ग्रामीण उद्योग। अगला है JNNURM योजना के साथ संबद्ध नहीं है तो हेरिटेज क्षेत्रों का विकास। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना PMJY के प्रारंभ करने का उद्देश्य है मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। अगला दिया है JNNURM का संबंध है शहरी अधोसंरचना में सुधार से। 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत ग्रामीण योजना का अंग नहीं है तो ग्रामीण स्वच्छता। UPA सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है तो सर्व शिक्षा अभियान है। भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है तो विजन 2020। अगला क्वेश्चन दिया ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से प्रत्येक सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है सफाई का प्रबंध। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है तो ग्रामीण आवास है, ग्रामीण सड़कें हैं एवं ग्रामीण विद्युतीकरण है। अगला है सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी वर्ष 1993 में। भारत निर्माण का अंश नहीं है तो कृषि आधारित उद्योग। ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना उद्देश्य है तो आश्रय बीमा योजना का। अगला क्वेश्चन है 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी तो कितनी थी तो 52.9%। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ है तो अप्रैल 1999 में। अगला कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है तो अप्रैल 2010 में। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या 100 दिन। मनरेगा में वर्तमान में 150 दिन केवल आदिवासी क्षेत्रों में। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये है 200 जिलों में लागू। इस तरह के क्वेश्चन भर भर के पूछे गए। लेखपाल में तो इतनी योजनाएं हैं दोस्तों, सब मतलब 25 में तो हमको लगता है 24 की 23 योजना ही थी। सोच लीजिए 25 क्वेश्चन में 23 योजना दोस्तों। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की योजना 1999 में। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना और ग्रामीण सामाजिक व आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये सभी उद्देश्य हैं तो ये है जवाहर रोजगार योजना के। अगला है 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास है। अगला है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम है तो आधार। अगला 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया तो वर्ष 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना पर्यायवाची है तो अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है तो ये क्या है सामाजिक वानिकी। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास। अगला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में रोजगार सुनिश्चित करता है 100 दिनों का। अगला है ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु कार्यक्रम था तो IRDP ट्राइसेम और NREP।
अगला है भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है तो ग्रामीण चिकित्सालय दोस्तों। आगे हम बात करें योजना देखते हैं, सन देखते हैं। लिखा है कि कृषि श्रमिक सामाजिक योजना सुरक्षा योजना 2001 का है। देखिए ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्वर्ण जयंती वाला दोस्तों, ग्रामीण शहरी ये सब। देखिए शहर में पहले लागू हुआ 97 में, फिर ग्राम में लागू हुआ 1999 में, ठीक। तो इस तरह याद रहेगा। देखा ग्रामीण ग्राम्योदय योजना 2000 का है। तो ये 3 तो मैं कहता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ना याद होगा चलेगा, लेकिन ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अलग-अलग भी पूछेगा और अलग-अलग पूछा भी गया है। देखिए अगला है योजना, देखिए यहाँ लिखा है स्वजल धारा योजना का संबंध है ग्रामीण जलापूर्ति से, हरियाली योजना का संबंध है वाटर सेट प्रबंधन से, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार यानी ग्रामीण स्वरोजगार, अगला है ग्राम सड़क यानी ग्रामीण संपर्क। आगे हम बात करें अल्पसंख्यक अनुसूचित अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी योजनाएं। देखा वह योजना जो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन प्रदान करती है, तो ये नई उड़ान है। अगला एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। महत्वपूर्ण सूचकांक इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखते हैं। आपको वर्तमान देखना है दोस्तों। देखिए लिखा विश्व सामाजिक संगठन रिपोर्ट प्रकाशित करता अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ये तो नहीं बदलने वाला है। भूख वाला देखिए 2022 में 111वां स्थान है दोस्तों, 2023 में। अगला है लिखा है कि मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है, तो लंबी आयु हो, शैक्षिक योग्यता हो और जो है जीवन यापन का स्तर है। प्रजनन स्वास्थ्य सशक्तिकरण श्रम बाजार सम्मिलित है लैंगिक असमानता सूचकांक में। देखिए अगर हम बात करें विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड का है, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट है IMF, अगला है व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट विश्व बैंक, पर्यावरण निष्पादन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच। आगे अगर हम बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को प्रथम बार सम्मिलित किया गया है, तो HDR 2010 वह समिति जिसमें मुद्रास्फीति के माप के लिए WPI थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को चुना गया है, तो उर्जित पटेल समिति है। अगला है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन स्तर दोस्तों, ठीक। आगे बढ़े। लिखा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक अगर विकसित करता है तो मॉरिस डी मॉरिस द्वारा। भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक का अभियान है, तो निफ्टी सूचकांक है। अगला मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित हुआ UNDP द्वारा। अगला आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है, तो फसल सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, तो स्वास्थ्य एवं पोषण। आगे अगर हम बात करें तो मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य है, तो केरल है दोस्तों। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने एक विषमता सूचकांक विकसित किया, इसमें सम्मिलित नहीं है, तो रोजगार का स्तर। अगला है मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं, शिशु मृत्यु दर। अगला HPI 2 मानव निर्धनता सूचकांक 2 में विचार जो है किया गया है, तो सामाजिक अपवर्जन का। अगला दिया है कि औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2010-11। भारत में सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे अगर हम बात करें तो थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे अधिक भार है तो विनिर्मित उत्पाद पर। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। UNDP का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बना 10 प्रत्ययों यानी इंडिकेटर से मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, तो संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि एवं कुशलता में विकास। अगर अब आगे बात करें तो BSE सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव मापने का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया गया उनकी संख्या 30 है। अगला है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों शेयर बाजार में इस समय 90 पैसे के मतलब एक शेयर थे, किसके? जियो के 90 पैसे के। अब देखिए जो लोग अभी मतलब खरीदे हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है वो कम से कम नहीं तो खरीदा है 10,000 के मतलब शेयर। तो ये जैसे शेयर 10,000 के खरीदे हैं, तो आने वाले समय में अगर ये सोच लीजिए कि ये 100 रुपए का अगर एक हो गया शेयर, आने वाले समय में होगा ज़रूर, महँगा होगा ज़रूर। अगर हो गया मान लीजिए 100, तो मतलब जैसे 10,000 मतलब 10,000 के अगर लिए होंगे, मान लीजिए 9,000 शेयर मिले होंगे, मान लीजिए एक मोटा-मोटा अंदाज़ा, और 100 रुपए का होगा तो 100 से इसे गुणा कर लीजिए केवल, तो कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 9 लाख रुपए के शेयर हो गए। कितने? लिए कितने के हैं? 10,000 के। हो जाएँगे कितने? 9 लाख के। आने वाले समय यानी 10 साल बाद, मान लीजिए 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, समझ में आया कि नहीं? और अभी देखिए बिटकॉइन जो है 17-18 के आस-पास दोस्तों, एक मतलब शायद 1 रुपए में थी, ऐसे कुछ था, मतलब बहुत मतलब कम में थी। शायद 100 रुपए की एक थी क्या कि 10 रुपए का, ऐसे कुछ था। अब इस समय 1 बिटकॉइन की कीमत है, 1 शेयर 1 लाख रुपए का है। सोच लीजिए जो उस समय 10 लाख का ले लिया, अगर मान लीजिए 10,000 का कोई शेयर लिया होगा बिटकॉइन का,
तो आज के समय देखिए एक शेयर केवल 1 लाख का है। समझ रहे हो ना? तो शेयर मार्केट का अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों ये मतलब नि हमेशा मतलब एक जैसा नहीं होता कि फ़ायदा ही फ़ायदा हो, कभी नुकसान भी होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक? चलो ठीक हो तो ऐसे बता दिया, ये हटा दीजिए, ठीक दोस्तों? ये देख लीजिए भारत की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है प्रति आय का। सोच रहा हूँ मैं भी शेयर ले लूँ। ₹1000 रखा हूँ, 1000 मान लीजिए कितने शेयर मिल जाएँगे? 1000 शेयर मिल जाएँगे ना? तो चलो लगा देता हूँ। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया गया है जनसंख्या की वृद्धि दोस्तों। लिखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन। अगर हम देखते हैं दोस्तों आयात-निर्यात की दशा एवं दिशा। देखिए विदेशी पूँजी में सम्मिलित है तो विदेशी सहायता, विदेशी विनियोग एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण। देखा शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। अगला दिया अगर हम बात करें दोस्तों व्यापार की मात्रा को हटाता है आयात कर। अगला वह उद्देश्य जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किया जाता है तो भुगतान संतुलन में स्थायी कमी को पूरा करने के लिए। आगे अगर हम बात करें साख पत्र दिया जाता है तो एक आयातकर्ता द्वारा। अगला आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है तो इंडेंट से। अगला है भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है तो ओईसीडी देशों के साथ वर्तमान में उत्तर पूर्व एशिया। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करें तो भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग या मूल्य प्राप्त होता है तो चीन से। देखा भारत का 50% से अधिक आयात होता है तो एशियाई देशों से। पिछले कुछ वर्षों से भारत के आयातों की सूची में सबसे अधिक स्थान ले रखा है तो पेट्रोल और पेट्रोलियम निर्मित उत्पाद। अगला है विदेशी व्यापार शेष में भारत का चालू खाते का व्यापार अधिक है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। भारत में वर्तमान में मूल्य के देश से भारत का आयात सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है पेट्रोल और पेट्रोल के पदार्थ। अगला है भारत में चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश है जर्मनी है दोस्तों। भारत से चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश है जर्मनी। अगला है कि भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद है पेट्रोल या खाद्य तेल। अगला है कि साख पत्र उत्पन्न तो एक आयातकर्ता द्वारा। कपड़े का सबसे बड़ा आयातक है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में सामान्यतः निर्माण नहीं किया जाता है मतलब निर्यात नहीं किया जाता। दाल देखो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, विश्व में सबसे आगे हैं। उसके बाद फिर हमें मंगाना पड़ता है। अगला 2004-5 में भारत में निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा है तो ये विनिर्मित वस्तु का। भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है तो जूट उत्पाद। अगला है कि ईसीजी संबंधित है तो निर्माण सॉरी निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से। अगला है भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मद है तो पेट्रोलियम उत्पाद है 14.1%। मोती मूल्यवान अर्ध मूल्यवान पत्थर है। ड्रग फार्मूलेशन है जैविक पदार्थ है। अगला है भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग भेजा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई और चीन, हांगकांग। अगला है अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर या शुल्क। भारत में निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है तो निर्यात जो है साख एवं गारंटी निगम। भारत के कुल निर्यातों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अंश है 15%। अगला विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिक प्रभावी है 2006 में। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है वर्ष 2005 में। वर्तमान में विश्व व्यापार में भारत का अधिभाग है 1%। ठीक, वर्तमान में बढ़ गया दोस्तों। लिखा है विश्व आर्थिक ये यार आज बहुत हो रहा है, दिमाग खराब किए। एक सेकंड दोस्तों। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है कि ये जो है यहाँ ना जो टच होता है बस हो जाता है हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है कि भारत में विश्व आर्थिक क्षेत्र यानी सेज नीति घोषित होती है तो अप्रैल 2000 में। अगला सेज का उद्देश्य है तो निर्यात में वृद्धि, विदेशी मुद्रा अर्जित करना एवं भुगतान संतुलन धनात्मक करना। अगला सुपर 301 संबंधित है तो मुक्त व्यापार में अवरोध से। यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उसे अपने आयात का उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है तो सुपर 301 है। अगला है सुपर बाजार होता है एक उच्च गुणवत्ता एवं बहुमूल्य वस्तुओं के विकास का संगठन। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है तो निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। अगला है एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। फेमा को अंतिम रूप से लागू किया गया 2002 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है तो यूएसए। अगला है कि भारत के कुल व्यापार में चीन का अंशदान धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों। क्रेता का बाजार कहलाता है जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करें वर्ष 2009-10 में भारत के निर्यातों में सबसे ज्यादा हिस्सा था तो यूएई का था, वर्तमान में अमेरिका। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है आयात महंगे होते हैं और निर्यात सस्ते। अगला है कि निजी क्षेत्र का प्रथम
निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया सूरत में। भारतीय पेटेंट लागू हुआ 1972। अगला इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन है, तो यह है मेन इन इंडिया को एक गुणवत्ता का अंकित लेबल बनाना। भारत में आयात नहीं किया जाता खनिज लौह का। अगला है भुगतान संतुलन। अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट, यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो उस देश की सहायता करने वाला संस्थान है IMF। व्यापार संतुलन से जुड़ा हुआ प्रभाव वस्तु का शुद्ध व्यापार। अगला एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा परिभाषित किया जाता है, तो भुगतान संतुलन के। अगला भुगतान संतुलन में निहित होता है तो दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार एवं भुगतान संतुलन शब्द है तो आयात निर्यात के संबंध में भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा। लिखा है कि विदेशी निवेश एवं ऋण। अगर हम बात करें व्यापार सुविधा समझौता TFA प्रस्तावित किया गया विश्व व्यापार संगठन द्वारा। हाल ही में वर्षों में भारत को अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने की सहायता मिली है जीवन बीमा व्यवसाय, बैंकिंग व ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। भारत की अंश पूंजी में निवेश हेतु विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह सबसे अधिक होता है, तो मॉरिशस से, वर्तमान में सिंगापुर। अगला है भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो अवसर मिले हैं वह निम्न क्षेत्रों में है, तो ये पर्यटन है, चिकित्सा संरक्षण है, परिधान व चमड़े का सामान। गत दशक में भारत में सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश आकर्षित किया गया है, तो सेवा क्षेत्र। अगला है कि भारत के संचयी FDI अंतर प्रवाह में सर्वाधिक हिस्सा है, तो मॉरिशस का है दोस्तों, वर्तमान में सिंगापुर। अगला भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक हिस्सा है, तो विदेशी मुद्रा का। सितंबर 2019 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण है तो 563.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2023 में हो गया 600। अगला है भारत सरकार ने FIR फेरा को प्रतिस्थापित किया, तो फेमा से। अगला भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की नीति को। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ 1994। लिखा है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख वित्तीय संगठन वह व्यापार खंड जिसमें भारत एक सहयोगी सदस्य है आसियान का। वह देश जो सार्क का सदस्य नहीं, म्यांमार। देखिए लिखा पुनर्वित्तीय संस्था है नाबार्ड। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। लिखा विश्व बैंक वह बैंक जो कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है, वो नाबार्ड है। उरुग्वे दौर संबंधित है तो WTO से। अगला दिया स्थापना के वर्ष अनुसार बढ़ते हुए क्रम में LIC 56 में हुई, UTI यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक, तो ये है 1963। IDB 1964, SEBI 1988, अधिनियम 1992 का। अगला दिया है कि भारत, ब्राजील, चीन व अन्य विकासशील देशों में विश्व व्यापार संगठन में भविष्य में बातचीत करने के लिए एक समूह है, तो ये G77 है, G77। अगला है G8 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित है। ब्रिटेन है, कनाडा है, जर्मनी है, इटली है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना 1945 में। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है GATT सदस्यों द्वारा स्थापित जो है एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। अगला है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, तात्पर्य GATT से है। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। हाल ही में 164वें सदस्य के रूप में विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ अफगानिस्तान। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, डंकल का नाम संबंधित है GATT से। आगे अगर हम बात करें तो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है, तो डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियां। अगला है कापार्ट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। अगला है कापार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो कार्य करती है ग्रामीण विकास संस्थान के अधीन। इरडा नियम जो है नियमन करती है बीमा कंपनियों का। अगला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार का अर्थ है पत्र स्वर्ण। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा का सदस्य नहीं है म्यांमार। विश्व व्यापार का संवर्धन करता है तो ECGC, MMTC एंड STC। अगला है सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु किया गया है तो राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है तो आलू और प्याज के उत्पादकों के लिए विदेशी निगम शामिल होते हैं तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा। G15 संसार के विकासशील देशों की एक संस्था। अगला है यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है तो ये कौन सी है, यूरोपीय संघ के केवल 19 देशों की। अगला है निर्यातकों की विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन।
अगला है बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है औसत दर्जे के ऋणी देश के रूप में। अगला क्वेश्चन दिया हो दोस्तों कि जो है भारतीय पूंजी व्यापार में घोटालों के पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां प्रदान की है। सेबी की निर्यात वित्तीय एवं बीमा से संबंधित कार्य करती है तो ECGC। अगला अपनी आयात का लाभ लघु निवेशकों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार सुनियोजित करना जिसमें औद्योगिक विकास का संवर्धन हो एवं लोगों की बचत को एकत्र करना, ये सभी कार्य हैं। अगला है यूनियन ट्रस्ट, मतलब भारतीय यूनियन यूनिट ट्रस्ट के। ठीक दोस्तों, तो यहीं पे हमारा ये जो है इकोनॉमी इंडियन समाप्त होता है। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करंट के पढ़नी पड़ेंगी। ठीक दोस्तों, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी करंट वाली थी मैंने हटा दी हैं, कुछ चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, कुछ करंट से रिलेट करना पड़ेगा। हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम कोई भी हो, अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे। पीसीएस में 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, आरओ में भी 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे। कोई कहा नहीं जा सकता 10 भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़े करंट से होंगे, थोड़े ऐसे नॉर्मल होंगे। ठीक दोस्तों, तो कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे जीडीपी है और राष्ट्रीय आय है या हमारा जो है जो पंचवर्षीय योजना थी उनसे रिलेटेड है, क्रांति मतलब हरित क्रांति या ये मतलब क्रांतियाँ जो जितनी भी हमारी हैं, तो ये सारी कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे हमारी जो है ये फसल की जो प्रजातियाँ हैं। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, पढ़ने का तरीका होता है, एक स्मार्ट होता है, एक है जो मन आए सो पढ़ो। तो एक स्मार्ट तरीका अपनाओ, पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन नहीं सही करने हैं या 150 के 150 नहीं करने हैं। दोस्तों ऐसे टॉपिक ज़रूर होंगे हर एग्जाम के 200-300 टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए 300 टॉपिक है और वहाँ से आप पढ़ें 300 टॉपिक, वहाँ से अगर आपको हम कहते हैं 20 नहीं 70 मतलब सॉरी 20 कह रहा हूँ, 70 से 80 क्वेश्चन अगर वहाँ से मिल गए, तो आराम से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा ना। और यकीन मानिए मतलब अगर 200-300 टॉपिक नोट करेंगे, वहाँ से आपको 70 क्वेश्चन कम से कम मिल ही जाएँगे अगर आप मतलब स्मार्ट स्टडी करेंगे तब दोस्तों। मैंने तो ऐसा किया है और मुझे बहुत बेनिफिट मिला है दोस्तों। आरओ में अब की ही बार मैंने किया था। लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास मेरे सही थे। मतलब जीएस की बता रहा हूँ, इतना कठिन था क्योंकि मैंने नोट कर लिया था। जैसे जनजातियाँ हैं, तो विश्व की जनजातियाँ, भारत की जनजातियाँ, तो जो क्वेश्चन आएगा तो विश्व का आएगा तो भारत का आएगा, हमें पता था वो पहली बार। और जो कृषि जैसे स्थानांतरित कृषि है, तो वो विश्व की कृषि आई थी दोस्तों, 4 थे, मिलान करना था कौन-कौन से सही है, कौन गलत, मुझे चारों पता थे, तो मैंने खटाक से कर लिया। तो देखिए ये अगर मैं स्मार्ट अप्रोच ना रखता शायद तो मैं वहाँ तक ना पहुँचता दोस्तों। तो ये आपको करना पड़ेगा तभी जाके आपके पास हर चीज़ होगा दोस्तों। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।